ओके, देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट अपने पास कार्यफलन। कार्यफलन यानी कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को अपन कार्यफलन के नाम से जानते हैं। अगर आप धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो, उसके लिए जो आप एनर्जी दोगे बेटा, वह एनर्जी किसके बराबर रहेगी? कार्यफलन के क्या रहेगी? बराबर रहेगी। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वो क्या कहलाती है बेटा? कार्यफलन कहलाती है। इसकी डेफिनेशन मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी। अब वैज्ञानिक आइंस्टीन ने देखो क्या समझाया। मान लेते हैं बेटा कि ये कोई मेटेलिक सरफेस इस प्रकार से, ये एक धातु की सतह है इस प्रकार से, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत आसान है ये। और बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रकार से, मान लेते हैं इसमें इस प्रकार से क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। मेटेलिक सरफेस में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रकार से। और इस धातु की सतह पर प्रकाश आपतित हो रहा है, इस प्रकार से लाइट आ रही है ऐसे। और लाइट में क्या होते हैं बेटा? फोटोन होते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे लाइट आ रही है, फोटोन्स। और बेटा ये फोटोन्स क्या करते हैं कि जैसे इस धातु की सतह पर आपतित होते हैं, तो वैसे बेटा जैसे ही ये फोटोन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को से क्रिया करता है, यानी कि प्रोटॉन तरंग का रूप में और इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? क्रिया करता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को ये टोटल एनर्जी ट्रांसमिट कर देता है। और बेटा फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? ई बराबर क्या होती है बेटा? एच न्यू एनर्जी होती है। ये एनर्जी किसको दे देता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? धातु की सतह से क्या होता है बेटा? बाहर आ जाता है इस प्रकार से। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटा? धातु की सतह से क्या होता है? बाहर आ जाता है। और इसके पास जो एनर्जी रहती है अब वो रहती है बेटा के ई मैच। इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी बेटा? के ई मैच, इस प्रकार से। और धातु की सतह को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा वो है बेटा वर्क फंक्शन, वो है बेटा अपने पास कार्यफलन। तो यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो धातु की सतह पर आपतित होता है, तो बेटा उसके पास क्या होती है? सॉरी फोटोन, उसके पास एनर्जी होती है बेटा। और वो एनर्जी किसको देता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को देता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? उस एनर्जी का कुछ हिस्सा धातु की सतह को तोड़ने में काम ले लेता है और शेष हिस्सा अपने साथ लेके धातु की सतह से क्या होता है बेटा? बाहर हो जाता है। आइंस्टीन ने यह माना था कि जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो बेटा वह कण की तरह, तरंग की तरह व्यवहार नहीं करके वो कण की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? कण की तरह। आइंस्टीन ने क्या माना कि जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह तरंग की तरह व्यवहार नहीं करके कण की तरह क्या करता है बेटा? व्यवहार करता है, जिन्हें फोटोन कहा गया। और उन कणों को किसका नाम दिया गया बेटा? फोटोन का नाम दिया गया, ठीक है ना। और इनकी ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू हो तो आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या रहेगी बेटा? आपतित फोटोन की ऊर्जा रहेगी आपके पास ई बराबर एच न्यू। ये आपतित फोटोन की क्या रहेगी बेटा? ऊर्जा रहेगी। अगर मान लेते अपन कि इस धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवर्ती अगर अपने पास न्यू है, तो बेटा आपतित फोटोन की जो ऊर्जा रहेगी बेटा वो आपके पास क्या रहेगी? न्यू रहेगी। क्या रहेगी बेटा? न्यू रहेगी। अब आइंस्टीन ने यह माना था कि आइंस्टीन के अनुसार एक ही बार में एक इलेक्ट्रॉन एक ही बार में एक फोटोन का क्या करता है? अवशोषण करता है। यानी कि ये कहने का तात्पर्य ये है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा, यही कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन का क्या करता है बेटा? अवशोषण कर सकता है। और फोटोन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग, उस फोटोन से जो ऊर्जा मिलेगी उसका कुछ भाग वह क्या करता है? कार्यफलन के रूप में काम आता है, तथा शेष भाग इलेक्ट्रॉन लेकर धातु की सतह से बाहर आ जाता है। तो इसलिए का मतलब अपन कह सकते हैं कि आपतित फोटोन की ऊर्जा, यहां पर अगर अपन इसको लिखे तो क्या लिखेंगे? आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा बराबर होगी बेटा किसके? कार्यफलन प्लस
इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, कार्यफलन प्लस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अपन चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है अपने पास वह क्या रहेगी बेटा, एच न्यू, ऐसे एच न्यू। तो बेटा ये आपके पास पाई बराबर क्या आएगा, के ई मैक्स। पाई बराबर क्या आएगा बेटा, के ई मैक्स, इस प्रकार। और इसको आप समीकरण 1 का नाम दे सकते हो। अब यहां पर यह बोला गया कि यदि आपतित फोटोन की आवर्ती को कम किया जाए, तो बेटा यदि अगर अपना आपतित फोटोन की आवर्ती को कम करेंगे, यहां पर इस आवर्ती को कम किया जाएगा, तो बेटा आपको पता है कि कार्यफलन में तो कोई, क्योंकि कार्यफलन का मान धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यफलन का मान क्या करता है, धातु की सतह की प्रकृति, धातु की सतह की प्रकृति, सतह की प्रकृति पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। तो बेटा जैसे ही आप क्या करोगे, फोटोन की आवर्ती को कम करेंगे तो कार्यफलन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा उसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो कम होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। अगर अपन आवर्ती को कम करेंगे तो बेटा आपतित फोटोन की जो गतिज ऊर्जा रहेगी बेटा वो कम होने लग जाएगी। अब आवर्ती को कम करने के बाद में, आवर्ती को कम करते इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में भी कमी होती है। माना जब आपतित फोटोन की आवर्ती अगर न्यू नोट हो, तो बेटा आपके पास उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। और इस आवर्ती को अपन किसके नाम से जानते हैं, देहली आवर्ती। जब आपतित फोटोन की आवर्ती न्यू बराबर न्यू नोट हो जाए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है के ई मैक्स, वह क्या हो जाती है आपके पास, शून्य हो जाती है। के ई मैक्स क्या हो जाती है, शून्य। तो अपन यूं कह सकते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर अपन चाहे तो यूं कह सकते हैं कि या ऐसे लिख दे कि भाई एच न्यू नॉट बराबर होगा बेटा पाई। ये कार्य एनर्जी तो क्या हो गई, जीरो हो गई। यहां लिख देंगे कि ये तो हो गया एच न्यू नॉट, और बेटा ये वर्क फंक्शन, और एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आप इसको क्या लिख सकते हो, एच न्यू, कार्यफलन की जगह लिख देंगे एच न्यू नॉट प्लस के ई, और ये हो गया बेटा मैक्स, इस प्रकार से। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा चेंज कर सकते हो कि एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट ऐसे बराबर हो जाएगा बेटा के ई मैक्स। और यहां से आपके यूं कह सकते हैं कि अगर मैं h को कॉमन निकाल लूं तो बेटा ये न्यू माइनस क्या हो जाएगा, न्यू नॉट, और के ई मैक्स, इस प्रकार के ई मैक्स ऐसा हो जाएगा। अब यूं कह दे कि यदि निरोधी विभव, इसको आप समीकरण 2 का नाम दे दो। फिर मैं ये कहूं कि यदि निरोधी विभव, यदि बेटा निरोधी विभव, यहां लिख देते हैं यदि निरोधी विभव, निरोधी विभव V नॉट हो, यदि निरोधी विभव V नॉट हो तो बेटा निरोधी विभव अगर V नॉट होगा तो हम यूं कह सकते हैं कि के ई मैक्स इक्वल होगा बेटा किसके, ई वी नोट के। ये सब बता रखा है आप लोगों को। तो यहां से अपन यूं कह सकते हैं कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास कि एच न्यू न्यू नॉट बराबर हो जाएगा बेटा ई वी नॉट, इस प्रकार से। और अगर बेटा इसको अपन सिंपल करें तो यूं कह सकते हैं कि वी नॉट बराबर हो जाएगा बेटा अपने पास एच अपॉन ई, और ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। और आगे सोल्व करना चाहे तो अपन यूं कह सकते हैं कि वी नॉट बराबर हो जाएगा
एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा ई। और बेटा अगर इसकी तुलना, सुनना मेरी बात को, अगर इसकी तुलना अपन सरल रेखा की समीकरण से करें तो बेटा सरल रेखा की समीकरण क्या होती है, y बराबर होती है mx प्लस सी। तो बेटा यहां पर पता चलता है कि v नोट व v के मध्य ग्राफ खींचने पर h अपॉन ई, यानी कि आपके पास यहां पर एक सरल रेखा मिलती है इस प्रकार से। अगर इनके बीच में अगर अपन ग्राफ खींचेंगे, किसके बीच में खींचेंगे बेटा ग्राफ, ध्यान रखना। एक तो अपन किसके बीच में खींचेंगे ग्राफ, आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू और बेटा निरोधी विभव वी। तो यहां पर आपको क्या मिलेगी, एक नियत डाल की क्या होगी बेटा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी इस प्रकार से। एक नियत डाल की क्या मिलेगी, सरल रेखा अपने को क्या होगी बेटा यहां पर प्राप्त होगी। यहां पर थोड़ा सा मैं ग्राफ को ऊपर बना देता हूं। नियत डाल की क्या मिलेगी, क्योंकि यहां पर आवर्ती चेंज हो रही है, ये चेंज हो रहा है। न्यू नोट तो डेली आवर्ती है तो बदलेगी नहीं, लेकिन बेटा यहां पर क्या होगा, अगर अपन ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, निरोधी विभव और आवर्ती के बीच में, ये न्यू नोट है बेटा यहां पर इस प्रकार से। तो इनके बीच में अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा। और बेटा ये जो रहेगी इस आवर्ती को अपन कहेंगे न्यू बराबर न्यू नोट डेली आवर्ती। और ये रहेगा बेटा आपके अंतखंड यहां से लेके और सी, और इसका जो मान रहेगा बेटा वो रहेगा एच नॉट अपॉन ई के बराबर। किसके बराबर रहेगा, एच नॉट अपॉन ई के बराबर। और बेटा इस ग्राफ का जो डाल रहेगा, तो आप देखेंगे यहां से कि m बराबर क्या होगा, इसकी तुलना करें तो बेटा यहां पर इसका जो ढाल रहेगा m बराबर वो क्या है बेटा, h अपॉन ई। और यहां से हम यूं कह सकते हैं कि m होता है बेटा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा h अपॉन ई। तो यहां से कह सकते हैं कि आप चाहो तो इस ग्राफ की सहायता से प्लांक नियतांक का मान भी ज्ञात कर सकते हो, जो कितना होगा, h बराबर ई टेन थीटा। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो बेटा, क्लियर है ना। देखो यहां पर क्या होगा कि जब आप इस पर फोटोन आपतित करोगे तो बेटा प्रकाश आपतित होगा, तो प्रकाश की ऊर्जा को अपन क्या मान लेते हैं, एच न्यू मान लेते हैं अगर आवर्ती न्यू हो। तो बेटा ये फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो फोटोन से जो ऊर्जा है वो ई एच न्यू, आपतित फोटोन की जो ऊर्जा रहेगी वो दो काम करेगी। उसका कुछ भाग कार्यफलन के रूप में काम आएगा और शेष भाग इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर धातु की सतह से बाहर आ जाएगा। उसे अपन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो बेटा आपतित फोटोन की ऊर्जा कितनी है, एच न्यू है। तो बेटा पाई बराबर, यहां पर एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, पाई प्लस के ई मैक्स। और ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यदि मैं आपतित फोटोन की आवर्ती को कम करता हूं तो बेटा आवर्ती को कम करने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी बेटा, कम होगी। जैसे जैसे आवर्ती को कम करेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। अब आपको बताए वर्क फंक्शन तो होगा नहीं यहां पर, ये तो चेंज होगा नहीं क्योंकि धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बेटा मैं यूं मान लेता हूं कि जब आपतित फोटोन की आवर्ती न्यू बराबर न्यू नोट होगी, ये न्यू नोट क्या है यहां पर, ये न्यू नोट है बेटा यहां पर देहली आवर्ती। क्या है ये, देहली आवर्ती। इसे क्या कहेंगे अपन, देहली आवर्ती। ये क्या है बेटा, देहली आवर्ती। तो इस आवर्ती पर आपके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो मैं यहां पर इस समीकरण 1 से देखूं तो एच न्यू नोट बराबर मुझे पाई मिलेगा, और इसको मैं वापस समीकरण 1 में रख देता हूं तो बेटा मेरे पास यहां पर इस प्रकार का रिलेशन आएगा। फिर मैं यहां से यदि मैं ये भी बता रखा है आपको कि निरोधी विभव जो होता है वो गतिज ऊर्जा पे निर्भर करता है, तो के ई मैक्स बराबर क्या होता है बेटा, ईवी नॉट होता है, आपको बता रखा है। तो यहां पर अपन इसकी जगह ईवी नॉट रख देंगे। और यहां पर अगर इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो बेटा ये जो इक्वेशन आती है अपने पास, वी नॉट एच अपॉन ई। एच अपॉन ई क्या है बेटा, यहां पर नियत है, तो यानी कि नियत डाल की सरल रेखा मिलेगी। और बेटा ये क्या हो गया, सी हो गया। लेकिन यहां पर नेगेटिव है इसलिए अंतःखंड क्या होगा बेटा, ऋणात्मक दिशा में यहां पर काटेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बोलो बेटा, एस और नो, आएगा नहीं आएगा।
बेटा प्रवणता इस प्रकार से आई यहां पर कि हम ये जानते हैं कि y बराबर क्या होता है mx, तो y को तो रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने किससे, v नोट से। और बेटा ये जो आवर्ती है ना इसको रिप्रेजेंट किया है अपन ने किससे, कैपिटल इससे x से, किससे रिप्रेजेंट कर दिया, x से। तो बेटा ये जो h अपॉन ई है वो किसके बराबर रहेगा, m के बराबर रहेगा। और ये आपके पास अंतखंड हो गया, यहाँ पर प्लस सी, यहाँ माइनस सी, इसलिए अंतखंड क्या हो रहा है, नीचे मिल रहा है। और आपको पता है कि ये m बराबर h अपॉन ई है, तो h तो प्लांक नियतांक है और e क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इसलिए अपन बोलते हैं कि नियत ढाल की क्या मिलेगी अपने को, सरल रेखा मिलेगी। चाहे कोई सी भी धातु हो, सभी धातुओं के लिए इसका जो ढाल रहेगा बेटा वो कांस्टेंट रहेगा। कोई सी भी धातु ले लो, बस उनके लिए कार्यफलन का मान अलग अलग रहेगा। मैंने आपको बताया था, याद हो तो लास्ट क्लास में, कि दो ग्राफ बनाए थे, ठीक है ना। उनके लिए कार्यफलन का मान अलग अलग रहेगा, देली आवर्ती का मान अलग अलग रहेगा, देली तरंग दैर्ध्य का मान अलग अलग रहेगा, लेकिन उनका डाल सभी का क्या रहेगा बेटा, सीटा ही रहेगा, समान रहेगा। इसकी कैलकुलेशंस भी अपन कर सकते हैं एच अपॉन ई की। अगर आपको कभी कभी अगर आपको डाल दे दिया जाए, थीटा का मान आपसे पूछ ले कि इसकी सहायता से प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करो, तो सीधा सा तुम क्या करना, उस डाल को इलेक्ट्रॉन के चार्ज यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा कर देना, आपको प्लांक नियतांक का मान मिल जाएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, ये डाल निकाल सकते हो ना आप, क्योंकि हम एच भी जानते हैं और ई भी जानते हैं, डाल निकाल सकते हैं यहां से। क्लियर है? बोलो बेटा, बहुत अच्छा पोर्शन है, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूं सोच लो कि ये जो चार डेफिनेशन है ना आपके, डेली आवर्ती, आज से ही इनको याद करना स्टार्ट कर देना। डेली मॉर्निंग में पढ़ो, डेली आवर्ती, डेली तरंग दैर्ध्य, कार्य फलन, अंतक विभव, ठीक है ना, और प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये पांच डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन बोर्ड में 101% आएगी, एक डेफिनेशन आपसे जरूर पूछी जाएगी। इसलिए बेटा देहली आवर्ती क्या होती है, वर्क फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है बेटा, कार्यफलन कहलाती है। फिर उसके बाद में देहली आवर्ती क्या होती है, वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है, देहली आवर्ती कहलाती है। देहली तरंग दैर्ध्य, अब अपन कहते हैं कि वो न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती, तो बेटा हम ये जानते हैं कि आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होते, तो वहां पर अपन क्या कहेंगे कि वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। और एक आपके अंतक विभव है या निरोधी विभव या कट ऑफ वोल्टेज, यानी कि एनोड का कैथोड के सापेक्ष, एनोड का कैथोड के सापेक्ष वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना नहीं होती है, क्या कहलाती है बेटा, आपके देहली आवर्ती का, सॉरी निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। क्लियर है बेटा? पांचों डेफिनेशन और प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको पता है कि धातु की सतह पर निश्चित आवर्ती या उससे अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना ही क्या कहलाता है। क्लियर है बेटा? आएगा नहीं आएगा ये टॉपिक, ये तो आगे बढ़े अपन इसके पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, फिर आ जाएगा। एस और नो कर लोगे? तो बेटा इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, यहाँ पर निरोधी विभव की परि तो ये लिख देंगे, फिर यहां से अपन ये इक्वेशन से बनाएंगे और इसकी तुलना बेटा इससे करेंगे, y बराबर mx प्लस सी से। किससे तुलना करेंगे बेटा, y बराबर mx प्लस सी से। और आपको पता है mx प्लस सी का ग्राफ आपको बनाना आता है, माइनस सी का भी आपको सिखा रखा है। अगर ये माइनस सी हो जाए तो बेटा इसका ग्राफ बनाना सिखा रखा है मैंने आप लोगों को, 11th में भी सिखाया होगा। इस प्रकार का ग्राफ आता है, सरल रेखा के चार ग्राफ बनते हैं बेटा। यहाँ पर नेगेटिव डाल के लिए ग्राफ इस प्रकार से आता है, आपको ये भी बता रखा है, ठीक है ना बेटा? क्लियर है ना? पॉइंट डिस्कस कर ले इसके, अजय ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, अब इसके बिंदु डिस्कस करते हैं। देखो आप सुनना ध्यान से, देखो यहाँ पर जो पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन वो किस प्रकार से है। देखो आइंस्टीन समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। देखो आइंस्टीन समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कैसे की, देखो कि बेटा पहली बात तो ये है कि आइंस्टीन समीकरण में अपन यहाँ पर ये दो समीकरण अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। एक तो रहेगी समीकरण एक और एक रहेगी बेटा समीकरण दो।
ठीक है ना। और इसको भी आप चाहो तो एक समीकरण ये भी मान सकते हो, यहां पर 3 मान लो इसको, ठीक है ना। ये समीकरण है। देखो आइंस्टीन ने ये माना कि आइंस्टीन के अनुसार धातु की सतह पर प्रकाश आपतित करने पर ऊर्जा के कण फोटोन की तरह व्यवहार करते हैं। ऊर्जा के कण किसकी तरह व्यवहार करते हैं? फोटोन की। देखो ये चीज मैंने आपको पहले, जब प्रकाश प्रकाश से क्रिया करता है तो बेटा वो तरंग की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर बेटा प्रकाश अगर किसी कण या द्रव्य से क्रिया करता है तो फिर वो फोटोन की तरह क्या करता है बेटा? व्यवहार करता है। तथा इलेक्ट्रॉन एक ही बार में एक फोटोन का क्या करता है बेटा? उत्सर्जन करता है। अब इसकी पहली जो क्या है, समीकरण एक के आधार पर, ये समीकरण एक है बेटा, समीकरण एक के आधार पर, तो यहां पर मैं समीकरण एक आप लोगों को ये मानूंगा इसमें, है ना। इसको समझाने के लिए अपन क्या मान लेंगे कि ये समीकरण एक है बेटा और ये समीकरण क्या है? दो है। इन दो समीकरणों से अपन इसके निष्कर्ष लिखेंगे, आप भी लिख लेना इनको बेटा। समीकरण एक के अनुसार आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू को कम करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घटती है। यदि न्यू बराबर न्यू नॉट हो जाए, क्या हो जाए? यदि न्यू बराबर क्या हो जाए बेटा? न्यू नॉट हो जाए, तो बेटा यहां पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घटकर क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। अर्थात जब धातु की सतह पर देहली आवर्ती का प्रकाश आपतित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। पहला पॉइंट है। यदि आपतित फोटोन की आवर्ती, अगर आपने इस आवर्ती को घटाकर अगर देहली आवर्ती से कम कर दिया, यानी कि इस आवर्ती को घटाकर देहली आवर्ती से कम कर दिया, तो यानी कि न्यू लेस देन न्यू नॉट कर दिया, तो बेटा समीकरण एक से आप देखोगे कि यहां पर गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक आ जाएगा। और आपको पता है कि गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अर्थात ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है कि आपतित फोटोन की ऊर्जा या आपतित प्रकाश की जो आवर्ती रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी बेटा? देहली आवर्ती से अधिक होना चाहिए। यदि आपतित फोटोन की आवर्ती न्यू लेस देन न्यू नॉट हो या देहली आवर्ती से कम हो तो उपरोक्त समीकरण एक से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है ना बेटा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए न्यू नॉट अर्थात देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित करने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, अर्थात प्रकाश प्रभाव की घटना नहीं होती है। ये आपके दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट तीव्रता से संबंधित है बेटा। मैंने आपको पहले कहा है कि प्रकाश के दो गुण हैं, एक तो आवर्ती है और एक तीव्रता है। और यहां पर प्रकाश किसकी तरह व्यवहार करेगा? फोटोन की तरह, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश किससे क्रिया कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। धातु की सतह में क्या है? इलेक्ट्रॉन है और वो कण है। अब प्रकाश अगर किसी द्रव्य से क्रिया करता है तो वो कण की तरह व्यवहार करता है। जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो बेटा फोटोन के रूप में होता है। और आपको पता है फोटोन की ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। और अगर मैं उसकी तीव्रता की बात करूं तो तीव्रता का मतलब ये होता है कि प्रति सेकंड धातु की सतह पर आपतित फोटोनों की संख्या। तो ये बेटा आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की तीव्रता का अर्थ क्या है? प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या से है। ठीक है ना बेटा, न कि उनकी ऊर्जा। अतः उत्सर्जित प्रकाश धारा के मान में वृद्धि, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए प्रकाश धारा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। आइंस्टीन ने भी यही कहा कि भाई आपतित फोटोन की जो ऊर्जा तीव्रता है बेटा, अगर आप आपतित फोटोनों की तीव्रता को बढ़ाओगे तो धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और धातु की सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब बेटा प्रकाश धारा का मान बढ़ेगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि परिपथ में प्रवाहित प्रकाश धारा आपतित फोटोन की तीव्रता के क्या होती है? समानुपाती। आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अर्थात तीव्रता शब्द का मतलब ये कि समझे कि प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या। लिख लेना बेटा इसको। तीव्रता शब्द का मतलब प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या। जितने फोटोन प्रति सेकंड आपतित होंगे धातु की सतह से उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। और बेटा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और अगर वो किसी परिपथ में गति करेंगे, मोशंस करेंगे, तो बेटा प्रकाश धारा का मान बढ़ेगा। ये ध्यान रखना है। आपतित प्रकाश की आवर्ती का मतलब है इलेक्ट्रॉन की ताकत को बढ़ाना। अगर आप आपतित प्रकाश की आवर्ती को बढ़ाते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की ताकत बढ़ेगी, अर्थात वो तेजी से चलेगा, उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। और अगर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो बेटा उसको रोकने के लिए ब्रेकर ज्यादा लगाना पड़ेगा, अर्थात निरोधी विभव का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो यूं कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश की आवर्ती उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की
की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवर्ती पर निर्भर करती है, और निरोधी विभव का मान जो होता है बेटा वो भी आपतित प्रकाश की आवर्ती पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। फोर्थ पॉइंट में आपको समझाया गया है कि समीकरण 2 से इससे पता चलता है, समीकरण 2 से पता चलता है कि आपतित प्रकाश की आवर्ती बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान में वृद्धि होती है तथा निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य अगर आलेख खींचा जाए तो बेटा वो सरल रेखीय प्राप्त होता है, जस्ट लाइक दिस। इस प्रकार का ग्राफ क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। ठीक है ना बेटा। पांचवा पॉइंट ये है कि आइंस्टीन के अनुसार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए केवल एक ही फोटोन की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए केवल एक ही फोटोन की आवश्यकता होती है, अतः प्रकाश की तीव्रता कम करने पर भी केवल उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी, उनको निकलने में लगा समय अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना बेटा, अर्थात इसमें कोई काल पश्यता या समय पश्यता नहीं होगी। ये 5 पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्लियर है बेटा? और कोई डाउट हो तो बोलो, इसमें याद होंगे नहीं होंगे बताओ, एस और नो। कोई डाउट? देखो एक बार और रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। समीकरण 1 के अनुसार अगर आप आवर्ती को कम करते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। अगर आपने आवर्ती को कम करके अगर देहली आवर्ती के बराबर कर दिया तो बेटा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घटकर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अर्थात यहां से सीधा सीधा पता चलता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा डायरेक्टली निर्भर करती है किस पे, आपतित प्रकाश की आवर्ती पर। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की आवर्ती अगर देली आवर्ती से कम हो जाए तो बेटा समीकरण 1 से अपन यूं कह सकते हैं कि न्यू लेस देन -2 गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, जो कि संभव नहीं है। अर्थात धातु की सतह से अगर देहली आवर्ती से कम आवर्ती का प्रकाश आपतित किया तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। देखो तीव्रता संख्या है और बेटा आपको पता है आवर्ती का मतलब इलेक्ट्रॉन की ताकत है। आपको पता है कि जब आप तीव्रता बढ़ाओगे तो उनकी ताकत नहीं बढ़ा रहे हो, केवल उनकी संख्या बढ़ा रहे हो। और अगर आप आवर्ती बढ़ा रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ा रहे हो, ताकत बढ़ा रहे हो, अर्थात उसके चलने की क्षमता बढ़ा रहे हो, उसकी गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहे हो। तो बेटा आपको पता है कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो बेटा उसको रोकने के लिए निरोधी विभव का मान भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो इसको एक बार और आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की तीव्रता का अर्थ, वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश की तीव्रता को देखो क्या समझा कि फोटोनों की संख्या से है। प्रति सेकंड धातु की सतह पर आपतित फोटोनों की संख्या से या प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की संख्या से है। ठीक है ना। अतः प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर आपतित फोटोनों की संख्या, आपतित फोटोनों की संख्या में वृद्धि होती है और ठीक है ना, संख्या बढ़ती है, न कि उनकी ऊर्जा, अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए प्रकाश धारा के मान में वृद्धि होती है। अर्थात कह सकते हैं प्रकाश धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना। उसके बाद में है दूसरा पॉइंट है कि चौथा पॉइंट है कि अगर आप आपतित प्रकाश की आवर्ती को बढ़ाओगे तो बेटा आवर्ती को बढ़ाने पर निरोधी विभव के मान में वृद्धि होती है। ठीक है ना, तथा निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य वक्र खींचने पर एक सरल रेख के रूप से प्राप्त होता है, जो कि प्रकाश की विद्युत प्रभाव की प्रकाश की विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम के ही समान होता है। ठीक है ना बेटा। तो ये आपके 5 पॉइंट है और एक लास्ट वाला टॉपिक है बेटा। अगर मेरे को आज इवनिंग में टाइम रहा तो मैं चैप्टर आप पूरा कर दूंगा, तुम्हारे कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर आज ही पूरा हो जाए तो बेटर रहेगा। और कोई डाउट हो तो बोल दो, मैं माइक ऑन कर रहा हूँ।